वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्पलीफाइड। और हम इंडियन पॉलिटी फॉर जेकेएस 2022 क्रैश कोर्स की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट लेजिस्लेचर, दैट इज बोथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एट यूनियन लेवल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट लेवल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे भी कंपैरेटिव एनालिसिस ही रखेंगे क्योंकि काफी चीजें जो हैं दे आर सिमिलर। और जैसे कि सपोज पार्लियामेंट से हम स्टार्ट करते हैं, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, इसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं देर वेरी फ्रॉम आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122, जो कि पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। और स्टेट लेजिस्लेचर सिमिलरली आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 में है, और ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं हमने ये जो मॉडल है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव का, दैट इज ऑब्वियसली क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी हमने बोरो किया है ब्रिटिशर से, सो ये ब्रिटिश मॉडल ही है। दोनों एट द स्टेट लेवल एंड एट द यूनियन लेवल आल्सो वी हैव फॉलोड ब्रिटिश मॉडल। ओके, सो व्हाट डज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? पहला सवाल तो ये आएगा आपको। सो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ पीपल को हम कॉमन भाषा में हिंदी में वी कॉल इट लोकसभा, एंड हाउस ऑफ स्टेट्स को वी कॉल इट राज्यसभा। ओके, सो ना एक जो चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से दैट प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? इट डज नॉट मीन दैट प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट की सिटिंग एज अ मेंबर अटेंड नहीं करते। अगर वो सपोज लेक्चर वहां पे स्पीच देने जाते हैं या सिटिंग इनिशिएट करने जाते हैं, दैट्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। सेकेंडली, प्रेसिडेंट जो है ही डज नॉट वोट। वो पार्लियामेंट में जाके वोट नहीं करते हैं। हाँ, जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है देन he gives his assent or he withholds his assent or does not give his assent to the bill. ठीक है, अब एक और चीज जो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच का जो रिलेशन है, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का पार्ट इसीलिए बनाया गया है टू इंश्योर दैट प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज अप्लाइड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो मेंटेन रहे, यानी कि एग्जीक्यूटिव शुड बी एबल टू चेक ऑन द लेजिस्लेटिव, अदरवाइज लेजिस्लेचर अपने आप ही एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, और दैट इज नॉट हेल्दी फॉर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इंपॉर्टेंट है कि 6 स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, और जहां पे दोनों हाउसेस हैं उस सिस्टम को हम बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी की जो 22 स्टेट्स हैं वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, काउंसिल नहीं है। दस देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हियर। ठीक है, ये कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल जेएनके में 2019 तक देयर वाज बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट सिंस देन लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन एब्रोगेटेड। सो नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। ठीक है, सो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 हो सकती है, जिसमें 238 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, और 12 आर नॉमिनेटेड। पहले देखते हैं कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड कौन लोग हैं। ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जहां पे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्लस 3 ऐसी सिर्फ यूनियन टेरिटरीज हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करती है, दिल्ली, जे&के, पुडुचेरी। इसका रीजन ये नहीं है कि यही सिर्फ स्टेट्स है जहाँ पे लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है या करेगा, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ जे&के। बट बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं उनका साइज इतना छोटा है कि वहां पे एक सीट कॉन्स्टिट्यूंसी बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सीट्स आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है हमने पहले ही डिस्कस किया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली इलेक्शन इंडिया में जहां भी हो रहा है दैट इज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट के टाइम पे। और 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ठीक है, व्हाई आर दे नॉमिनेटेड? बिकॉज दे हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एटसेट्रा। सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कैन इज 552, जिसमें से 530 आर स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि स्टेट सिलेक्ट होके आते हैं। 20 आर फ्रॉम यूटीज, यानी कि यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट होके आते हैं, और 2 आर नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि
ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स वाला जो सिस्टम है दैट हैज बीन डन अवे विद। एंग्लो इंडियंस की जो नॉमिनेशन है वो अब नहीं दी जाएगी नेक्स्ट लोकसभा से। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना, ठीक है। और इलेक्शन कैसा होता है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज अ राइट वोट, ठीक है। पहले ये एज 21 साल थी, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये एज 21 से 18 की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो पिछले 2 एग्जाम्स हुए हैं वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज इनको भी नजर मारते रहिएगा। अब हमने पार्लियामेंट का तो पढ़ा, लेट्स गो थ्रू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल एज वेल। सो अब पहली बात तो जो काउंसिल का जो बनाने का या फिर उसको हटाने का जो तरीका है वो पार्लियामेंट के पास पावर है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट कब एक काउंसिल को बना सकता है या फिर अबॉलिश कर सकता है? जब they get a resolution passed by state legislature with special majority. Special majority याद कीजिए कौन सा था? 2/3 of the members present in voting and majority of the total membership of the house. मेजोरिटीज को याद रखिए क्योंकि इस टॉपिक में खासकर हम बार बार बोलते रहेंगे कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। डिस्कस किया है हमने, प्लीज गो थ्रू योर नोट्स, योर प्रीवियस स्लाइड्स। और एक और चीज फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड आवर टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड देयर विल बी पोस्टिंग आवर नोट्स फ्रॉम द वेरियस लेक्चर्स एंड यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू नोट्स ओवर देयर। ओके, सो अब ये जो abolition या creation का जो प्रोसेस है, this is not constitutional amendment under article 368, ठीक है। this is very important। अब strength of state legislative assembly जो है it varies, 500 से लेके 60 के बीच में ideally it varies। फॉर एग्जाम्पल यूपी में 500 के करीब स्ट्रेंथ होगी, और इसमें जो मिनिमम नंबर 60 है उसमें भी एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहाँ पे जो मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं दैट इज 30। मिजोरम में 40 हैं, नागालैंड में 46 हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन का प्रोविजन दिया गया है जो ऑब्वियसली पार्लियामेंट के साथ में दैट हैज बीन एब्रोगेटेड नाउ। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रोसीजर है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो हो सकती है 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी कि 300 अगर सपोज असेंबली की स्ट्रेंथ है तो 100 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो 100 हो सकती है, और मिनिमम 40 हो सकती है। ये आपको एक याद रखना है। सेकेंडली, इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिमिलर एज राज्यसभा। अब कौन कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज से कंसिस्ट होता है। इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो टोटल है उसका 1/3 जो मेंबर्स होते हैं दे आर फ्रॉम लोकल बॉडीज, ठीक है। लोकल बॉडीज आपके पंच हो गए, सरपंच हो गए, म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर्स हो गए, और 1/12 ऑफ द मेंबर्स हैं दे शुड बी ग्रेजुएट, जो 3 साल से ग्रेजुएट होने चाहिए और स्टेट के ही सिटीजन होने चाहिए। अनदर 1/12 मेंबर्स शुड बी टीचर, जो 3 साल से टीचर होने चाहिए और स्टेट के सिटीजन होने चाहिए, स्टेट के रेजिडेंट होने चाहिए, और सेकेंडरी स्कूल में दे शुड बी टीचिंग अबव सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। 1/3 एमएलए जो हैं वो नॉमिनेट करेंगे, और जो बाकी बचे कुछ हैं यानी कि 1/6 जो बचे कुछ हैं दे विल बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। क्या क्राइटेरिया होगा? वही स्पेशलाइजेशन इन आर्ट्स, कल्चर, साइंस एक्सेट्रा। अब राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ये नॉमिनेट किए जा रहे हैं मेंबर्स, इसका पर्पस ये है कि जो स्पेशल स्किल, स्पेशल एरियाज वाले इंसान जो हैं, जो इंडिविजुअल हैं, दे शुड बी गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। एक एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा पार्लियामेंट में रिगार्डिंग सर्टेन फील्ड्स, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब रिजर्वेशन की प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा, और ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। विमेन के लिए देयर इज नो रिजर्वेशन। सो याद रखना चाहिए कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, बोथ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, प्री इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। यानी कि जितने भी पॉपुलेशन होगी एरिया की वो वोट करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, ना कि उसकी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही।
ये इंपॉर्टेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट से डिफरेंशिएट करता है। और एससी और एसटी के जो मेंबर्स हैं दे कैन कंटेस्ट एज जनरल टू। ठीक है, ये 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब ड्यूरेशन देख लेते हैं। लोकसभा की ड्यूरेशन जो है दैट इज 5 years। ठीक है, 5 साल के लिए लोकसभा आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, लोकसभा एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ चैम्बर कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बेसिस है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लोकसभा ही नहीं रहेगी जहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आ रहे हैं, सो दे वॉन्ट बी अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट थिंग, पीरियड इसका एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व भी कर सकता है इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे वहां पे प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं। अब राज्यसभा के रिलेटेड हम देखें अगर, तो राज्यसभा 1952 में एग्जिस्टेंस में आई, और इसे कंटिन्यूइंग चैम्बर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट ऑलवेज गोज ऑन, और ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अनलाइक लोकसभा। और इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं दे रिटायर एवरी सेकंड ईयर, यानी कि 2/3 मेंबर्स हमेशा रहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नेवर एबॉलिश्ड। कभी भी ऐसा नहीं हो कि हाउस के मेंबर्स ही नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्टेंटली इसकी टर्म जो है वो 6 years है, और दिस वाज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मैं हमेशा बोलता हूँ जहां पे ये डिफरेंस आ रहा है ना, कि कोई चीज, कोई प्रोसीजर, कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाई गई है या फिर किसी और लीगल एक्ट के द्वारा लाई गई है, वहां पे एक नुआंस क्रिएट होता है, बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन पूछने का स्कोप बनता है। ठीक है, तो ये वैसा एक पॉइंट है कि जो मेंबर की टर्म है दैट इज फिक्स्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। इट इज 6 years एंड नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे भी है उसके लिए सेम प्रोविजंस है। सो नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो क्वालिफिकेशन देखते हैं। पहले तो ही शुड बी a citizen of India। ठीक है, सेकेंडली ही विल बिफोर फाइलिंग फॉर नॉमिनेशन, ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन के लिए ही हैज टू टेक अ ओथ बिफोर पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट पर्सन कैन बी द रिटर्निंग ऑफिसर, या इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, या जो लोकल लेवल पे इलेक्शन हेड है, फॉर एग्जांपल डीसी कैन बी दैट अथॉरिटी। ठीक है, मोर देन 30 years ऑफ एज होना चाहिए राज्यसभा के लिए, और सेम फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड ही शुड बी मोर देन 25 years फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और बाकी कोई क्वालिफिकेशन अगर पार्लियामेंट प्रपोज करे तो वो भी अप्लाई होंगी। इसीलिए पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बनाया, जिसमें 2 कंडीशंस और रखी गई कि वो एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए पर किसी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ठीक है, नीड नॉट बी फ्रॉम द स्टेट जहां से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले एक प्रोविजन थी, ये बाद में चेंज किया गया। ठीक है, और ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी कम्युनिटी अगर वो रिजर्व सीट पे कंटेस्ट करना चाहते हैं, क्वाइट ऑब्वियस। और ये प्रोविजन सेम है फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव पीपल, अगर क्वेश्चन सपोज इफ दे आस्क कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल द प्रोविजन फॉर क्वालिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सब नहीं प्रोवाइड करता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने की इजाजत देता है दैट कैन फर्दर इलेबोरेट ऑन द प्रोविजंस। ठीक है, इस तरह के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, एंड देखते हैं प्रोविजंस को। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे भी सेम रहेगा। कुछ कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए होंगे और कुछ कंडीशंस जो है वो किसी एक्ट में दिए गए होंगे। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नजर मार रहे थे कि ये क्या है। सो पहली बात तो ये, इट इज नॉट डिफाइंड इन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है और ना ही किसी लॉ में डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली मींस अगर एक एमपी या एमएलए कोई भी ऐसा पोजीशन होल्ड करता है जिसके लिए उसे गवर्नमेंट से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, यानी कि
फायदा हो रहा हो या पैसे कमा रहा हो या सैलरी मिल रही हो, ठीक है। सो अब जो कि डिफाइन नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली जुडिशरी हैज टू प्ले अ रोल, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया फॉर इंश्योरिंग वेदर इन ऑफिस इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। पहला उन्होंने बोला कि क्या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट है, अगर है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। क्या गवर्नमेंट के पास पावर है टू टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट, अगर है तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर किया जा सकता है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनकी रेम्यूनरेशन, कि उनको कितना पे मिलेगा, अगर है तो डेफिनेटली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। और क्या गवर्नमेंट सोर्स है रेम्यूनरेशन का, यानी कि पैसा गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, तो भी हो सकता है। और क्या जो पावर आ रही है वो गवर्नमेंट की ओर से आ रही है, यानी कि आप एक गवर्नमेंट के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आई डोंट थिंक कि दे विल आस्क यू दिस पोर्शन, बट आपको एक चीज ये पूछी जा सकती है। दूसरा, पर्पस क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का? इट इज टू एंश्योर दैट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहा है किसी इंसान को एक ऐसी पोजीशन पे जहां पे वो उसकी सैलरी डिसाइड कर रहा है, और बाद में उसी पोजीशन से हटा के ही बिकम्स एन एमएलए, ठीक है। सो देयर विल डेफिनेटली बी अ लिंक बिटवीन द टू पोजीशंस, जो एक आइडियल डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस हम देखते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, अभी आपको सिर्फ एक चीज पता है यहाँ से, इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे ना, ये 2019 यूपीएससी का क्वेश्चन है। अगर आप तीनों स्टेटमेंट पढ़े तो आपको सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट पता है, दैट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू ओनली नो दैट दिस इज रॉन्ग, और बाकी 2 स्टेटमेंट आपको नहीं पता। सपोज आपको ये क्वेश्चन देख के यू फील कि यार आई डोंट नो द आंसर, ये अटेम्प्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप सपोज ऑप्शंस के थ्रू जाए और आपको ये पता है कि थर्ड इज इनकरेक्ट, यानी कि जिस ऑप्शन में थर्ड है वो गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यू गेट द आंसर। दिस इज व्हाट एलिमिनेशन एंड लॉजिकल गेसिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन, आई वोंट से कि 5-10 क्वेश्चन आएंगे जो ऐसे आपको हेल्प करेगा, बट एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एंड गाइस, वी नो कि एक दो क्वेश्चन से यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर होने से और प्रीलिम्स ना क्लियर होने का बीच में डिफरेंस है 1-2 नंबर, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ऊपर वाले 2 स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं, इनकी रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो पढ़ते हैं। पार्लियामेंट अंडर पार्लियामेंट प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959 कुछ पोस्ट को एग्जेम्प्ट करती है फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। ये क्या है? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरीज, डेप्यूटी चीफ विप्स पार्लियामेंट में जो होते हैं, वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऑफिसर्स ऑफ एनसीसी एंड टेरिटोरियल आर्मी, chairman and members of advisory committee set up by government when they are not entitled to any fee or remuneration, ठीक है। और ये एक्ट जो है 5 बार अमेंड किया जाएगा। अब दोनों फैक्ट्स जो हैं अगर आपको नहीं भी पता होते तो भी आप क्वेश्चन कर पाते। सो क्वेश्चन देखिए, पेपर जो है हमेशा आपकी नॉलेज के ऊपर नहीं क्लियर हो पाएगा। देयर आर मोमेंट्स जब आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए, एंड दैट यू कैन डेवलप थ्रू प्रैक्टिस। सो हम यहाँ पे ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही कोर्स खत्म होगा विल बी स्टार्टिंग विद डेली क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। सो काइंडली फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स आल्सो। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमें पता चल गया, और अगर एक एमपी एमएलए किसी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एंजॉय कर रहा है, देन ही इज डिस्क्वालिफाइड। ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ही इज मेंटली अनस्टेबल। इंसैनिटी जिसको अगर हम कहें तो प्रॉपरली दिस टर्म इज आल्सो नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन और इन एनी अदर लॉ। सो नेक्स्ट इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, और इसका मतलब है कि अ पर्सन हु इज इन डेट एंड इज अनेबल टू पे, ठीक है। अब ये प्रोविजन हमें समझ आ गया कि जो बंदा डेट में है और पे नहीं कर पा रहा, बट इसका रीजन ये है कि इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। अगर सपोज आपके ऊपर डेट है, देन इट इज पॉसिबल दैट यू माइट कंसिडर करप्शन, या कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय गिविंग यू मनी, ठीक है। सो ये एक रीजन है। नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, और डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट ने बनाया है प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो कुछ 3-4 प्रोविजंस दे रहा है कि
the candidate should not be guilty of certain electoral offenses or corrupt practices जो RPA में mentioned है, जो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. He is not convicted of any offense जिसकी 2 साल से ज्यादा imprisonment है, यानी कि उसको जेल नहीं होनी चाहिए किसी एक offense के लिए जिससे 2 साल की ज्यादा की imprisonment जिसके लिए sentence है, और preventive detention इसमें include नहीं किया जा रहा. Then the candidate should not fail in lodging account of election expenses. Important provision to check corruption in expenses, influence of money in electoral politics. कि जो candidate है, he has to lodge an account of electoral expenses. ठीक है. अब इन तीनों conditions के regarding जो president का decision है, that is final. ठीक है. और वो opinion seek करेगा election commission से. और same is the case with governor of state legislature in the case of state legislature. ठीक है. So जितने हमने conditions discuss की, same apply to state legislature also. State legislature and और RP के अंदर कुछ और conditions हैं. He should not have any interest in government contracts, work or services. No office of corporation in no office of profit in corporations in which government has more than 25% share. ठीक है. करप्शन और डिसलॉयल्टी टूवर्ड्स स्टेट के चार्ज पे ही शुड नॉट बी डिसमिस नहीं किया गया होना चाहिए. नॉट कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज. और एंटी डिफेक्शन लॉ की जो प्रोविजंस हैं, दे आल्सो होल्ड ट्रू. अब एंटी डिफेक्शन लॉ ही पढ़ लेते हैं, प्रोविजंस यू विल गेट टू नो. सो एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन बेसिकली मींस अपनी लॉयल्टी को चेंज करना फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. ठीक है, यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, दैट इज known as anti-defection. ये 70s 80s में it was quite prominent, और उस टाइम पे इस हद तक ये कॉमन हो गया था. It was also known as horse trading. To check that, to check shifting of loyalty of MPs and MLAs from one party to another under influence of money, एक provision लाया गया under 52nd Constitutional Amendment Act. ठीक है. और this called for disqualification of both MPs and MLAs on the grounds of defection. 10th schedule ऐड किया गया, 52nd Constitutional Amendment Act, 10th schedule ऐड किया गया. ठीक है. अब डिस्क्वालिफिकेशन की ग्राउंड्स देख लेते हैं. अगर एक मेंबर जो है he voluntarily gives up membership of a political party, ठीक है, he'll be disqualified क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो आए थे उसका मेंबरशिप गिव कर दिया. अगर वो वोट करते हैं और he abstains to vote from voting in the house contrary to party directions, ठीक है, यानी कि जो पार्टी की विप है, पार्टी के जो डायरेक्शंस है उसके अगेंस्ट जा रहा है, then too he can be dismissed unless उन्होंने एक 15 दिन का प्रायर परमिशन लिया हो इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए. ठीक है. अगर एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो हो ज्वाइन करता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, और अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर जो है ज्वाइंस एनी पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months, ये 4 कंडीशन याद रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या क्या कंडीशन है. इसका एनालिसिस जो है क्यों होता है, क्या क्या इसके पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स हैं, वो प्रीलिम्स के बाहर की बात है. मेंस के टाइम पे विल डेफिनेटली स्टडी दोस. ठीक है. अब इसमें तो एक्सेप्शंस ऐड किए. पहला कि मर्जर, अगर दो पार्टी के बीच में मर्जर हो तो वहां पे जो डिफेक्शन नहीं गिना जाएगा. ठीक है. और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, फॉर एग्जांपल स्पीकर जो है, he leaves his party position to become a speaker, to become an independent speaker, but after he resigns he can join the party again. ठीक है, वो डिफेक्शन नहीं कंसीडर किया जाएगा. इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये प्रोविजन लाया कि स्प्लिट बाय 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी, ये एग्जेम्पशन से डिलीट किया गया. पहले ये भी था कि अगर 1/3 मेंबर्स एक साथ पार्टी से रिजाइन कर दें या स्प्लिट हो जाए तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एन एग्जेम्पशन, बट इसको नलिफाई किया गया. ठीक है. और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2 और प्रोविजन इंपॉर्टेंट लाए. फर्स्टली टोटल मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ लोकसभा. ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि सपोज 500 लोकसभा की स्ट्रेंथ है तो 75 से ज्यादा जो है वो मेंबर्स वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते. ठीक है. और ऑब्वियसली डिफेक्शन का प्रोविजन तो था ही. और जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिफेक्शन,
इट इज डिसाइडेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, यानी कि लोकसभा के केस में स्पीकर होंगे और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और अर्लियर इट वाज सेड कि ये जो प्रोविजन है ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा, जुडिशरी कांट क्वेश्चन द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट कि होटो होलोहान केस ने, ये इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट जुडिशियल रिव्यू कैन बी अवेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड एंड परवर्सिटी। इंटेंशंस अगर गलत हैं, कुछ घोटाला हुआ है इस प्रोसेस में, दे कैन बी मेड, ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, he has rule making power with respect to defection, यानी कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो। ठीक है, सो डिफेक्शन इज डन। सो नेक्स्ट इज वेकेटिंग ऑफ सीट। अब वेकेटिंग का मतलब है कि सीट कब खाली होगी। ठीक है, पहला तो है डबल मेंबरशिप। इंपॉर्टेंटली, एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, he cannot be member of both the houses of the parliament, and same applies for MLA also। ठीक है, सो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंबर नहीं मेंशन किया गया, बट अगेन आरपीए 1951 में किया गया है, और इसमें देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। पहला तो, अगर इलेक्टेड टू बोथ हाउसेस, देन ही मस्ट इंटीमेट व्हिच हाउस ही वांट्स टू जॉइन, अदरवाइज राज्यसभा बिकम्स वैकेंट। यानी कि अगर दोनों में सिलेक्ट किया गया तो उसको ही मस्ट इंटीमेट, उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा हाउस ज्वाइन करना है, अदरवाइज राज्यसभा की सीट वैकेंट हो जाएगी। सेकेंडली, अगर जो ऑलरेडी एक सिटिंग मेंबर है वो दूसरे हाउस में इलेक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल राज्यसभा के मेंबर जो है, ही इज इलेक्टेड टू लोकसभा, देन जो पहला हाउस होगा उसकी सीट जो है दैट वुड बिकम वैकेंट। यानी कि राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट हुए लोकसभा के लिए, तो राज्यसभा की सीट वुड बिकम वैकेंट। ठीक है, थर्ड, अगर दोनों हाउस के लिए सीट में इलेक्ट हो गए, देन ही मस्ट टेल कि कौन से हाउस में जाना है, एक ऑप्शन बताना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों की सीट वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी आस्क्ड। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों में ही इलेक्ट हो गए, तो 14 दिन में अगर नहीं बताया तो पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो। और ये प्रोविजंस जो हैं, ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी होल्ड करती हैं, और वहां पे ये कि अगर दोनों लेजिस्लेचर के मेंबर बन जाते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों में से एक हाउस की सीट चली जाएगी। दैट इज नॉट क्लियर, वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या लॉ बनाया है। ठीक है, बट आई डोंट थिंक स्टेट लेजिस्लेचर से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, सेकंड, आपने हम वैकेंसी की बात कर रहे थे, पहला हुआ डबल मेंबरशिप, सेकंड इज डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन हमने पहले पढ़ लिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड साउंड माइंड, आरपी के अंडर जो प्रोविजंस है उसमें। रेजिग्नेशन टू स्पीकर और चेयरमैन इन केस ऑफ लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ये इनकी डिस्क्रिशन है, यू कैन रिजाइन बट इट्स अ डिस्क्रिशन वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एब्सेंट हो 60 डेज विदाउट परमिशन, ठीक है, देन यू कैन, योर सीट कैन बी वेकेटेड। ठीक है, और जो पीरियड होगा जिसमें पार्लियामेंट जो प्रोरोग्ड होगी या एडजॉर्न्ड होगी, दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड, दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस 60 डेज। बाकी कुछ केसेस हैं, अगर इलेक्शन आपका डिक्लेयर वॉइड हो गया, अगर आपको एक्सपेल कर दिया गया, अगर आप प्रेसिडेंट या वीपी इलेक्ट हो गए, अगर आप गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है, ये कंडीशंस है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 एक्ट जो है, इट enables हाई कोर्ट को डिक्लेयर एन इलेक्शन वॉइड इफ अ डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड, और सुप्रीम कोर्ट को अपील पॉसिबल है। ये हमने हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, अब ओथ जो है, इट इज बाय प्रेसिडेंट फॉर पार्लियामेंट एंड गवर्नर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर कोई अगर उनके बिहाफ पे अपॉइंट किया गया है इफ दे आर एब्सेंट। ठीक है, जब तक एक मेंबर जो है, ही डज नॉट टेक ओथ, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स एंड ही कैन नॉट वोट। वहां बैठ सकते हैं बट ही कैन नॉट स्पीक एंड ही कैन नॉट वोट। ठीक है, और उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज भी नहीं मिलेंगी उस टाइम तक। फर्दर, 500 रुपए की पेनल्टी है फॉर ईच सेशन विदाउट टेकिंग अ ओथ। ठीक है, एंड फॉर knowing that he is not qualified yet he is sitting there as member। ठीक है, या फिर he is prohibited from sitting and voting and he is still going there। ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए।
बट आई डोंट थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेंबर कैन नॉट वोट एंड पार्टिसिपेट जब तक वो ओथ नहीं लेता। ठीक है, अब सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। पेंशन के रिगार्डिंग देयर इज नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने खुद लॉज बना के ये प्रोविजन को अप्लाई किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्ट है जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, दैट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। सो पहला इज स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जल्दी से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला इलेक्शन फ्रॉम लोकसभा मेंबर्स या फिर फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और डेट जो है इसकी दैट इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। ठीक है, अभी ऑफिस वेकेट कब करता है? जब ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, या फिर ही रिजाइन्स टू बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर। ठीक है, या फिर ही इज रिमूव्ड बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, जिसमें उनको पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये केस होगा, जब उनका रिमूवल की बात होगी, देन ही वोंट प्रिजाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स। ही विल, वो प्रेजेंट होंगे पार्लियामेंट में, ही विल वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि पहली बार में वोट करें। नॉर्मली जो स्पीकर है ही डज नॉट वोट एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, बट अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए देन ही वोट्स अ कास्टिंग वोट। ठीक है, टू फाइंड अ सोल्यूशन। बट इस केस में ही वोंट be voting a casting vote because he is not the presiding officer, or he will vote in the first instance, यानी कि अपने लिए खुद ही वोट करेंगे कि मुझे रिमूव किया जाए या नहीं किया जाए। और he does not vacate office when Lok Sabha dissolves. ठीक है, he waits until the next Lok Sabha comes into session और speaker pro tem is appointed. ठीक है, क्यों? क्योंकि continuity चाहिए ऑफिस में। Then let's see some of the powers. पहले देखते हैं सोर्स ऑफ पावर क्या है। ठीक है, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन है, then rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha और parliamentary conventions. Parliamentary conventions का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट में जो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 7 डेकेड्स जो कन्वेंशंस, जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। ठीक है, और स्पीकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का इंटरप्रेटर भी है कि कौन सी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का क्या मतलब है इन द हाउस। ठीक है, यानी ही इज सुप्रीम अथॉरिटी इन द हाउस। पावर्स देखते हैं, फर्स्टली ही इज हेड ऑफ लोकसभा। ठीक है, देन ही इज गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपी एंड हाउस एंड इट्स कमिटी। जो भी प्रिविलेजेस या पावर्स हैं उनको सेफगार्ड करने की ड्यूटी जो है दैट इज विद स्पीकर। पार्लियामेंट्री मैटर्स में उनका जो डिसीजन है दैट इज फाइनल। यू कैन नॉट गो टू कोर्ट सेइंग कि अच्छा ये स्पीकर ने ये चीज कहा। कुछ एस्पेक्ट्स के अलावा हिज डिसीजन इज फाइनल। रेस्ट, मेंटेनेंस एंड ऑर्डर ऑफ डेकोरम इन द हाउस। हाउस में सब कुछ शांति से चलता रहे, ऑर्डर से चलता रहे। एडजर्न द हाउस और सस्पेंड्स इट जब क्वारम नहीं हो। क्वारम हो, एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस शुड बी प्रेजेंट फॉर प्रोसीडिंग्स टू स्टार्ट। ये जनरली होता है 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी कि 55 फॉर लोकसभा और 25 फॉर राज्यसभा। क्योंकि अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं हो तो पार्लियामेंट कैन नॉट बी सेड टू बी रिप्रेजेंटेटिव और एक हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाएगी। कास्टिंग वोट करते हैं, नॉट इन फर्स्ट इंस्टेंस, हमने डिस्कस किया। जॉइंट सीटिंग जब होती है पार्लियामेंट की, यानी कि दोनों हाउसेज जब एक साथ बैठते हैं, देन इट इज स्पीकर हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड नॉट द चेयरमैन। सीक्रेट मीटिंग बुला सकते हैं पार्लियामेंट की इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ही डिसाइड्स कि एक बिल जो पार्लियामेंट में प्लेस किया गया है, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन होता है कि वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, देन इट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज इट इज द स्पीकर who decides on that matter, और उसका decision जो है that is final, और he is the authority on judging the matters regarding disqualification related to defection. ठीक है, सो ये पावर्स हमने पढ़ी, जल्दी से पढ़ी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे है कि
यहाँ पे देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और पावर्स। ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। He appoints chairman of various committees of all the committees of parliament. Parliament में काफी सारी committees होती हैं to discuss the matters, to discuss the bills, to discuss the working of the parliament, and he appoints the chairman of those committees. और पहली बार जो institution of speaker है that was established in 1921 और it was under Government of India Act of 1919. इससे पहले जो हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर that was गवर्नर जनरल। हमने देखा कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये। That is why there is a need to ensure that its independence and impartiality. वो कैसे होती है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हमने देखा रिमूवल का एक प्रोसेस है, किसी के प्रेशर पे काम नहीं कर रहा है या आर्बिट्रेरी तरीके से हटाया नहीं जा सकता, देयर इज अ प्रोसीजर फॉर हिज रिमूवल। सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं दे आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज्ड ऑन का मतलब मैंने पहले ही बताया कि इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड वोटेड इन पार्लियामेंट, जो एक्सपेंडिचर होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पीकर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी काफी ऊपर पोजीशन है, ठीक है, इवन बेटर देन द पोजीशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। His conduct cannot be criticized except on a substantive motion. Substantive motion नहीं होगा तो पार्लियामेंट में his conduct cannot be criticized or discussed. Then he cannot vote in first instance. ठीक है, यानी कि वो तभी वोट करेंगे जब कास्टिंग वोट उनको डालना होगा। There is no majority with respect to the bill. और उनके जो रेगुलेटरी पावर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा, दे आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट, ठीक है। सो ये कुछ चीजें की और ये सिमिलर थिंग्स आर देयर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल। अब डेप्यूटी स्पीकर जो है क्यों बनाया गया? अगर सपोज कभी स्पीकर की पोस्ट वेकेंट हो या फिर स्पीकर इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ही इज ऑक्यूपाइड समवेयर, देन डेप्यूटी स्पीकर चेयर्स ओवर द हाउस, ठीक है। ही इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, ओके। विकेटिंग यानी कि सीट खाली कब होती है? सेम क्राइटेरिया एज स्पीकर, सो वोंट डिस्कस इट। नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ऐसा नहीं है कि ही इज सबऑर्डिनेट टू स्पीकर बट ही इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू लोकसभा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी इज अपॉइंटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी कमेटी में डिप्टी स्पीकर होंगे ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। उनके पावर्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जब तक वो स्पीकर एक्ट नहीं करते, ही इज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द हाउस। जैसे ही बिकम्स अ स्पीकर तो ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ दैट ऑफ अ स्पीकर, ठीक है। यानी कि एडिशनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब वो स्पीकर बनेंगे देन ही विल गेट ऑल दोस प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। सैलरी और अलाउंसेस जो इनके हैं, दे आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो ओथ्स हैं, देयर इज नो सेपरेट ओथ फॉर देम, दे टेक ओथ एज एन एमपी, ठीक है, और एज एन एमएलए। अब एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स जो है वो स्पीकर अपॉइंट करता है एंड दिस इज गिवन अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा, नॉट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा। और ज्यादा से ज्यादा 10 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर एंड उनकी ड्यूटी क्या है कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की दोनों के ऑफिसर्स प्रेजेंट नहीं है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, देन दे एक्ट एज स्पीकर। एक और टर्म जो है दैट इज स्पीकर प्रो टर्म, ही इज अपॉइंटेड बाय, हिज ओथ इज गिवन बाय प्रेसिडेंट एंड स्पीकर प्रो टर्म बेसिकली इज अपॉइंटेड जब नई लोकसभा बनती है, उस टाइम पहले सेशन में एक स्पीकर प्रो टर्म अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम ये होता है कि वो बाकी सभी मेंबर्स को इंक्लूडेड द स्पीकर वोट दिलाए और स्पीकर का इलेक्शन करवाए ताकि नया स्पीकर कैन बी इलेक्टेड, ठीक है। यूजुअली ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर और बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। नाउ नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और रिमूवल कैसे होगा चेयरमैन का? जब ही विल बी रिमूव्ड एज वाइस प्रेसिडेंट। हमने कंडीशंस पहले डिस्कस की हैं इन द टॉपिक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और बाकी सब पावर्स विद रिस्पेक्ट टू हाउस, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर सेम। दो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो डिफरेंट है। दो पावर्स हैं
जो स्पीकर को एक स्पेशल पोजीशन देती हैं ओवर चेयरमैन। पहला, मनी बिल इज डिसाइडेड बाय स्पीकर whether bill is money bill or not। क्यों? क्योंकि राज्यसभा cannot make any changes to the money bill। Secondly, अगर joint sitting होती है तो speaker is the one who presides, not chairman। ठीक है, बाकी सब functions जो है similar हैं। chairman जो है he is not a member of the house, it's very important, he is not a member of the house। और वो भी कास्टिंग वोट करता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो कभी वोट नहीं कर सकता। इवन द प्रपोजल फॉर हिज रिमूवल इज देयर, तब भी he can be present but he cannot vote, obviously he cannot preside। ठीक है, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है तो he cannot vote in the first instance। अब इसी तरह there is an institution of deputy chairman and chairman of council जो है he is appointed by council। vacate कब करता है? when he ceases to be an MLC, resigns by writing to deputy chairman, removed by resolution passed by majority of all members as in the case of speaker। ठीक है, सो कंपैरेटिव एनालिसिस में इन टॉपिक्स को पढ़ने का इजी हो जाता है काफी, आपको चीजें रिटेन बेटर होंगी, रिवीजन बहुत इजी होता है। डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाय राज्यसभा, वैकेंसी कब होगी? सीजेस टू बी ए मेंबर, रिजाइंस बाय राइटिंग टू चेयरमैन और रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स। 14 डेज का प्रायर नोटिस चाहिए। ठीक है, और क्या फंक्शंस? वही जो चेयरमैन के हैं व्हेन द चेयरमैन इज नॉट इन ऑफिस, और व्हेन ही इज चेयरमैन इज एक्टिंग एज दैट इज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट्स हैं then please do comment and let us know। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स ऑफ राज्यसभा किसके थ्रू बनाया जाता है? रूल्स ऑफ राज्यसभा। नॉमिनेट करता है चेयरमैन, और फंक्शन वही है कि अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों के ऑफिसेज दोनों बिजी हैं या फिर वेकेंट है, देन वन ऑफ द वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन्स कैन एक्ट एज चेयरमैन। ठीक है, अब दो तीन और जो ऑफिसर्स हैं, पहले तो लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, कहाँ मेंशन किया गया है? रूल ऑफ राज्य लोकसभा में। ठीक है, और इट इज जनरली द पीएम या फिर एक मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय पीएम हु इज द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, सेकेंडली लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जिसके मोर देन 1/10 सीट्स हैं पार्लियामेंट में, ही इज कंसिडर्ड टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, यानी कि लॉफुली he is recognized, he is paid salary and perks equivalent to cabinet ministers। ठीक है, he is also mentioned in rule of house, statutory recognition है, also mentioned in rule of house। and importantly काफी सारी positions हैं जहां पे appointment के लिए he is part of the committee that selects the particular person। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, so leader of opposition is an important post obviously because in a parliamentary democracy opposition constructive criticism is very important। and जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उनको चेक में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर ऑपोजिशन का वो रोल है। विप एक इंस्टीट्यूशन जो है विच इज पार्ट ऑफ कन्वेंशंस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी नहीं मेंशन किया गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ही इज असिस्टेंट फ्लोर लीडर, और इनका काम क्या है कि जो पार्टी के जो रेगुलेशंस है, रूल्स है रिगार्डिंग देयर मेंबर्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको मनवाना। यानी कि सपोज पार्टी की कोई डायरेक्शन आई है तो, और पार्टी का कोई एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर पार्टी का स्टैंड है कि दे विल वोट अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द विप कि वो इंश्योर करे कि कोई भी मेंबर जो है वो पार्टी के अगेंस्ट ना जाए। ठीक है, यानी कि पार्टी के मेंबर्स को सपोर्ट गैदर करना। सिमिलर इंस्टीट्यूशंस आल्सो एग्जिस्ट फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल and state legislative assembly। Okay, so next topic friends is sessions of parliament या फिर state legislative assembly के। so सेशन के रिगार्डिंग जो टर्म्स हैं, स्टार्टिंग करना, उसको एंड करना, कब एंड होता है, लेट्स डिस्कस दोस थिंग्स। पहला है समनिंग, यानी कि पार्लियामेंट को समन करना, पार्लियामेंट को बुलाना और पार्लियामेंट को स्टार्ट करना। कौन करता है? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ठीक है, और यूजुअली देयर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जिसमें यूजुअली देयर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें एक तो बजट सेशन है, दूसरा मॉनसून सेशन है और तीसरा विंटर सेशन है। ठीक है, उसके बाद आता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का बेसिकली मीन्स कि किसी भी एक पर्टिकुलर सिटिंग का एक
पार्लियामेंट की एक सिटिंग का एंड करना फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम कैन बी आवर्स, डेज और वीक्स, ठीक है। और इसी के साथ देखो टर्म है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। इट इज टर्मिनेटिंग सिटिंग फॉर इनडेफिनिट पीरियड। एडजॉर्नमेंट में यू विल स्पेसिफाई कि कितने, अच्छा आप सपोज 2 दिन के लिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, सिटिंग नहीं होगी। एडजॉर्नमेंट साइन डाई में देयर इज नो टाइम लिमिट, इनडेफिनिट पीरियड के लिए भी हो सकती है। और ये दोनों done by presiding officer, meaning speaker for Lok Sabha and the Legislative Assembly and chairman for Rajya Sabha and Council, ठीक है। और समनिंग कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहा था। इसी तरह प्रोरोगेशन है which is also done by president and he terminates a session of parliament। सेशन मतलब कि सपोज बजट सेशन है, वो कुछ दिन चलेगा, लेट्स अज्यूम 1 महीना चलता है, देन प्रेसिडेंट विल प्रोरोग दैट सेशन और उसके बाद में पार्लियामेंट वोंट होल्ड एनी अदर सिटिंग्स जब तक प्रेसिडेंट अगेन समन्स द पार्लियामेंट, ठीक है। और ये प्रोरोगेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जो बिल्स पेंडिंग होंगे। एक और टर्म जो है दैट इज डिसोल्यूशन। इसका मतलब है कि वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस एंड्स और नया इलेक्शन होगा, नया हाउस बनेगा, नए मेंबर्स आएंगे। और ये सिर्फ लोकसभा में होता है क्योंकि राज्यसभा इज कंटिन्यूइंग चैम्बर, उन्हें पहले ही पढ़ा है। 2 तरह से हो सकता है, या तो 5 साल खत्म हो जाए या प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर दे असेंबली को, किसी काउंसिल को, गवर्नर डिसॉल्व कर दे असेंबली को। और वो क्यों करेंगे? सपोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है या फिर देयर इज फेलियर टू प्रोजेक्ट मेजॉरिटी, ठीक है। और इस सिनेरियो में, डिसॉल्व होने के सिनेरियो में जितने भी मोशंस, बिल्स, रेजोल्यूशन है, सब लैप्स हो जाएंगे एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, जो आगे वाले केसेस होंगे। जो बिल पेंडिंग होगा लोकसभा में वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। जो लोकसभा ने पास किया होगा वो राज्यसभा में पेंडिंग होगा, वो भी लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जो आउटगोइंग लोकसभा है दैट हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, नई लोकसभा आएगी दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर वर्किंग फॉर मेकिंग न्यू लेजिस्लेशन, और वो भी लैप्स हो जाएगा। अगर दोनों हाउसेज ने पास नहीं किया, यानी कि कुछ डिसएग्रीमेंट था, तब लैप्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, जहां पे नई लोकसभा बनती है यू कैन कॉल ए जॉइंट सिटिंग, और वहां पे यू कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स। जो पेंडिंग है राज्यसभा में बट पास नहीं किया गया लोकसभा में, दैट आल्सो डज नॉट लैप। बोथ हाउसेज ने उसको पास कर दिया है बट पेंडिंग द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दैट डज नॉट लैप्स। और प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन के लिए फिर से वापस भेजा है, दैट डज नॉट लैप्स, क्योंकि नई लोकसभा डेफिनेटली विल हैव अ से ऑन दैट। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के बीच में भी सेम ही चीजें चलती हैं एक्सेप्ट फॉर दिस प्रोविजन। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के केस में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो टेबल है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे कैन आस्क, ठीक है। नाउ लैंग्वेज कौन सी पार्लियामेंट में होती है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन आल्सो अलाउ मदर टंग, ठीक है। गिवन की ट्रांसलेशन मिलेंगी बाकी मेंबर्स को जो मदर टंग नहीं डालते होंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ने कहा कि इंग्लिश शुड बी कंटिन्यूड अलोंग विद हिंदी, अदरवाइज देयर वाज अ प्लान कि इंग्लिश वुड बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर अ फ्यू डेकेड्स, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए हिंदी इंग्लिश तो है ही है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट भी मानी जाएगी। और गवर्नर कैन आल्सो प्रोवाइड फॉर other languages, mother tongues, to be language of and to be medium of proceedings for a particular candidate. और कुछ facts कि every minister and attorney general have the right to speak and take part in proceedings of either house, ठीक है, but they are not entitled to vote. Important. Lame duck session. Lame duck session, as name suggests, is the last session of existing Lok Sabha or state legislative assembly after new Lok Sabha or legislative council is elected. लेम डक क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डोंट हैव एनी रियल मोटिवेशन और टू मेक लॉज। जो भी वो लॉ बनाएंगे वो अगर नेक्स्ट पार्लियामेंट को पसंद नहीं आएगी, दिल डेफिनेटली काउंटर दोस, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री डिवाइसेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। सो पार्लियामेंट्री डिवाइसेस आर मैकेनिज्म दैट आर यूज्ड इन पार्लियामेंट, जहाँ पे मेंबर्स क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को या प्राइवेट मेंबर्स को या बिल्स को या पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए जो मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, दे आर कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, ठीक है। सो पहला एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये कहाँ मेंशन किया गया है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा।
और दिस इज द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग, जो भी सिटिंग होगी उसका पहला घंटा इज कंसिडर टू बी क्वेश्चन आवर। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला स्टार्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का स्टार्ट क्वेश्चन होगा दैट वुड रिक्वायर एन ओरल आंसर। और ओरल आंसर है यानी कि उस टाइम पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा, सपोज 14 दिन पहले आपने क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद आपने आंसर मिला और आपको एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसके लिए, यू कैन आस्क योर ओरल आंसर है। एंड देयर आर अनस्टार्ट क्वेश्चंस, जहां पे रिटन आंसर है यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी नहीं है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, यानी कि जिसमें 10 दिन से कम का टाइम होगा, आपने 10 दिन से कम टाइम पे नोटिस में अपने क्वेश्चन पूछा होगा, दैट वुड बी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और इस केस में भी देयर इज नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड। और प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन, सपोज एक प्राइवेट मेंबर बिल ला रहा है अपना, उस बिल का जो क्वेश्चन होगा, उस बिल के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे, दोज वुड बी पुट टू प्राइवेट मेंबर and thus known as private member question. And the device, zero or it's an informal device, इंडियन इनोवेशन है, कहीं भी मेंशन नहीं की गई ये कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में। यहाँ पे आपको फ्रीडम है टू रेज मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस, यानी कि आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अनलाइक क्वेश्चन और। ठीक है। और जो एजेंडा ऑफ द डे है, यानी कि जो ओरिजिनल काम है पार्लियामेंट का एजेंडा है उस दिन के लिए, और स्टार्टिंग के क्वेश्चन और के बीच का जो डिफरेंस है, उस टाइम पे 0 आवर होता है। सो नेक्स्ट इज मोशंस। अब पार्लियामेंट में कोई भी आपको डिस्कशन करनी है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, दैट कैन नॉट बी डन विदाउट पुटिंग अप अ मोशन। ठीक है। और मोशन जो है दैट नीड्स टू बी मेड विद द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है। अब 3 कैटेगरी के मोशन है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज सब्सटेंसिव मोशन। ठीक है। सब्सटेंशियल मोशन जो है, इट डील्स विद इंपॉर्टेंट मैटर्स। फॉर एग्जांपल इम्पीचमेंट है, या स्पीकर को क्वेश्चन करना है, आपने स्पीकर का ऑफिस से रिमूव करना है, दीज टाइप ऑफ मोशंस वुड बी कॉल्ड एज सब्सटेंटिव मोशन। दूसरा है सब्स्टिट्यूट मोशन। इस मोशन में क्या है कि आपने ओरिजिनली जो मोशन पेश किया था उसको चेंज करने के लिए यू आर प्रपोजिंग अनदर मोशन। ठीक है। सब्सिडियरी मोशन, यानी कि जो ओरिजिनली प्लेस्ड मोशन है उसी के रिलेटेड कुछ और यू आर एडिंग टू द मोशन, यू आर एडिंग अ न्यू मोशन दैट इज रिलेटेड टू एन ओरिजिनली एग्जिस्टिंग मोशन। ठीक है। डिफरेंस हल्का फुल्का पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने के चांसेस में ज्यादा नहीं है इस पे। देन देयर इज क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन बेसिकली इज टू कट शॉर्ट अ डिबेट ऑन अ मैटर। ठीक है। अब ये भी 3-4 तरह का है। ओके, सो 4 तरह का ये है। सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कैंगरू क्लोजर, गिलोटिन क्लोजर। सिंपल क्लोजर मतलब कि मैटर जो है वो सफिशिएंटली डिस्कस हो गया है एंड यू वांट टू क्लोज द डील टू एंड स्टार्ट वोटिंग। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट का मतलब ये है कि एक बहुत ही लेंदी विल है, एक बहुत ही लेंदी रेजोल्यूशन है, और आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और वो पार्ट आप अलग अलग तरह से डिस्कस कर रहे हैं, देन यू पुट देम टू वोट। ठीक है। कैंगरू क्लोजर का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जो हैं किसी बिल की या रेजोल्यूशन की, यू आर डिस्कसिंग दोज ओनली एंड देन पुटिंग अप टू वोट दोज क्लॉजेस नॉट टू वोट, पूरे को नहीं कर रहे आप। गिलोटिन क्लोजर का मतलब ये है कि आप इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को तो कर ही रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, बट ऐसी क्लॉजेस जिनको आप डिस्कस नहीं कर रहे उनको भी आप वोट कर रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली टू कट शॉर्ट अ डिबेट ऑन अ मैटर, आपको ये बताना चाहिए। प्रिविलेज मोशन। अब हर एक पार्लियामेंटेरियन को प्रिविलेजेस मिलती हैं, इम्यूनिटीज मिलती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव प्रिविलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ उनके पास है और किसी के पास नहीं है। दे आर सेव फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, कुछ इस तरह की प्रिविलेज उनको मिलती हैं। और जब ये प्रिविलेजेस पार्लियामेंटेरियन ब्रीच करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज ब्रीच्ड बाय अ मिनिस्टर बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स और रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, देन प्रिविलेज मोशन कैन बी इनिशिएटेड। ठीक है। और ये जो है इट इज काइंड ऑफ ए censure of a minister। ठीक है। सो ये कुछ मोशंस थे। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। इंडियन इनोवेशन है, ये पहली चीज एक तो इम्पोर्टेंट है। और इस पे ये है किसी एक मिनिस्टर को पूछना अबाउट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है। एक स्टेटमेंट मांगना मिनिस्टर से, ओके सर दिस इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, हमें बताइए कि इसके रिगार्डिंग सरकार क्या कर रही है, क्यों हो रहा है, क्या क्या किया जा सकता है। और ये रूल्स और प्रोसीजर में मेंशन किया गया है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एडजॉर्नमेंट मोशन टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस।
ठीक है, मतलब कि adjournment motion का मतलब ये नहीं है कि motion about adjourning the parliament, it's about basically delaying the proceedings that are going right now, और पार्लियामेंट की टेंशन करना किसी एक पर्टिकुलर मैटर की तरफ जो काफी पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। इसके लिए सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स चाहिए, और ये इसमें एक एलिमेंट ऑफ सेंश्योर है यार, ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है, कॉन्फिडेंस चेक करने का मेजर हो सकता है, दैट इज वाई राज्यसभा में परमिटेड नहीं है ये, और कम से कम 2.5 घंटे की डिस्कशन होनी चाहिए इस पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्टिकल 75 सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, टू द लोकसभा। सो अंडर दिस लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री बाय पार्टिंग एंड पासिंग a नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर 50 से ज्यादा मेंबर्स सपोर्ट करें तो प्रेसिडेंट कैन, सो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन अलाउ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और अगर वो पास हो गया दैट वुड मीन दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन और लोकसभा कैन बी डिसॉल्व टू। वेरी इंपॉर्टेंट मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन सेज कि हमें लोकसभा के पास मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास इन लोकसभा, ठीक है। कॉन्फिडेंस मोशन तब आता है सपोज प्रेसिडेंट, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी एक इंडिविजुअल को प्राइम मिनिस्टर बना सकता है एंड लेटर ही कैन आस्क हिम टू प्रूव हिज मेजोरिटी, दैट इज व्हाट इज कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि आपकी मेजोरिटी अगर थिन है देन यू कैन बी आस्क्ड टू प्रूव अ कॉन्फिडेंस टू पास अ कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंश्योर मोशन, और इट इज बेसिकली अबाउट क्रिटिसाइजिंग और बीइंग critical of the policies of the government, or it involves censuring council of ministers for specific policies and actions। ये इंडिविजुअल मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट किया जा सकता है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट था। और अगर ये पास हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू नॉट हैव टू रिजाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अनदर मोशन इज मोशन ऑफ थैंक्स। अब मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट सिटिंग में आके ही गिव्स अ स्पीच, अब उस स्पीच के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होती है व्हाटएवर प्रेसिडेंट सेज, और उसके बाद में दैट पर्टिकुलर डिस्कशन इज पुट टू वोट, दैट पर्टिकुलर स्पीच इज पुट टू वोट एज मोशन ऑफ थैंक्स। और अगर ये पास ना हो तो दैट वुड अमाउंट टू डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट सेंश्योर यहाँ पे भी है, आप क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को इसके थ्रू भी कर सकते हैं, उसके बाद में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आता है विच आर द मोशंस दैट होल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू गवर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो सकता है, सेंश्योर मोशन हो सकता है, मोशन ऑफ थैंक्स हो सकता है, एडजॉर्नमेंट मोशन भी हो सकता है। सो ब्रॉडली चीजों को समझिए और याद रखिए इस सब चीजों। अब अगला एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जॉइंट सिटिंग जो है दैट इज अलाउड ओनली इन पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है, और आर्टिकल 108 के अंडर ही आता है। इट इज बेसिकली टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, ठीक है, जहाँ पे दोनों जो हाउसेज हैं उनके बीच में डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। और डेडलॉक किन सिनेरियो में करेगा, अगर दोनों हाउसेज ने एक बिल को रिजेक्ट कर दिया है, देयर इज डिसएग्रीमेंट ओवर अमेंडमेंट्स इन द बिल, को चेंजेस करना चाहते हैं बट एग्री नहीं कर पा रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है दूसरे हाउस में, सपोज लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा में 6 महीने से ज्यादा का टाइम निकल चुका है विदाउट पासिंग द बिल, ठीक है। सो उस केस में प्रेसिडेंट कैन कॉल ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और समनिंग और प्रोरोगमेंट का जो बीच का पीरियड है वो इंक्लूड नहीं होगा इस 6 महीने में। प्रेसिडेंट समन करता है, मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पे अप्लाई नहीं होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इसके ऊपर प्रिजाइड करते हैं दैट इज स्पीकर, इफ ही इज एब्सेंट देन डेप्यूटी स्पीकर, इफ ही इज आल्सो एब्सेंट देन डेप्यूटी चेयरमैन। रिमेंबर वाइस प्रेसिडेंट दैट इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रिजाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, डेप्यूटी चेयरमैन कैन। कोरम इस केस में होगा 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कोरम के रिगार्डिंग में आपको बताना भूल गया कि स्टेट लेजिस्लेचर में कोरम जो है वो या तो 1/10 है ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस या मोर देन 10। सपोज एक हाउस है जिसमें 40 ही मेंबर्स हैं तो 4 की आप कोरम नहीं ले सकते, ठीक है। इन दोनों में से एक होना चाहिए, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन 2 केसेस बताता है जहां पे अमेंडमेंट्स हो सकती हैं जो बिल जॉइंट सिटिंग में गया है, ठीक है। पहला, जो डिसएग्रीमेंट जिस इशू पे था अगर उसमें कोई अमेंडमेंट हो उस केस में हो सकता है, या फिर सपोज
डिले हो गया ज्वाइंट सिटिंग का, या बिल डिले हो गया, 6 महीने से ज्यादा का पीरियड हो गया, काफी लंबा टाइम हो गया, उसके कारण देयर आर सम सर्कमस्टांसेस, ठीक है, विच नेसेसिटेट अ चेंज एंड अमेंडमेंट टू द बिल। इन 2 केसेस में हो सकता है, और किसी में नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और अभी तक सिर्फ 3 बार ही इन्वोक किया गया है, एक डॉरी प्रोहिबिशन बिल में, बैंकिंग सर्विसेज कम्युनिकेशन बिल में, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के केस में, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ विल start with legislative. So about legislative proceedings, legislative proceeding start करने के लिए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, और बिल्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज पब्लिक बिल, ठीक है। पब्लिक बिल यानी कि बिल इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, मिनिस्टर या फिर एमपी ऑफ द रूलिंग पार्टी। इसको 7 दिन का एक नोटिस चाहिए देते हैं इंट्रोड्यूस करने से पहले। और प्राइवेट बिल का मतलब वो है, वो एमपी या एमएलए जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, रूलिंग पार्टी का पार्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट बिल। और 1 मंथ का नोटिस यहाँ पे दिया जाता है। अब ब्रॉडली 3 तरह के बिल्स हम डिस्कस करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल्स। सो ऑर्डिनरी बिल्स जो हैं, इनके बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि दे डोंट रिक्वायर एनी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। दे रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी टू बी पास इन ईच हाउस। देन देयर आर 5 स्टेप्स इन एवरी ऑर्डिनरी बिल, जिसमें 3 जो हैं दे आर रिगार्डिंग रीडिंग, ठीक है। और देयर आर 3 रीडिंग्स ब्रॉडली इन केस ऑफ ए बिल। पहली रीडिंग में देयर इज नो डिस्कशन, और बिल का टॉपिक और उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सिर्फ प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। एंड देन इट इज प्रेजेंटेड इन गेजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जब बिल वहां पे हो जाता है, देन इट्स ऑफिशियली अ बिल। ऑलराइट। सेकेंड रीडिंग में देयर इज डिटेल स्क्रूटिनी, जहाँ पे जनरल डिस्कशंस भी होती हैं इन द पार्लियामेंट अबाउट बिल। कमिटीज को भेजा जाता है टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ द बिल। एंड कंसिडरेशन स्टेट होती है, जहाँ पे सिलेक्ट कमिटीज बिठाई जाती हैं जो क्लॉज बाय क्लॉज हर एक माइन्यूट डिटेल को कंसिडर करते हैं। देन दे प्रेजेंट देयर रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट, जो उसको अच्छे से रिसर्च करते हैं। फिर वो जनरल डिस्कशन में और हीटेड डिस्कशंस होती हैं। एंड देन फाइनली थर्ड रीडिंग कम्स, जहाँ पे देयर कैन नॉट बी एनी अमेंडमेंट, ठीक है। या तो बिल पास होगा या रिजेक्ट होगा। अगर रिजेक्ट हो गया देन इट्स गॉन। अगर पास होगा देन द बिल विल मूव टू द सेकेंड हाउस, जहां पर फिर यही प्रोसीजर फिर से फॉलो होगा। एंड इफ इट passes द सेकेंड हाउस, इट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। दैट इज द स्टोरी ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। जो भी बिल मनी बिल या फाइनेंस बिल्स की प्रोविजन के अंडर नहीं है, दे आर ऑर्डिनरी बिल्स। ये आपको याद रखना है। हम सिर्फ मनी बिल्स के प्रोविजंस मोस्टली पढ़ेंगे और फाइनेंस बिल्स वगैरह के, और जो बाकी चीजें होंगी दे वुड बी पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। जॉइंट सिटिंग इस सिनेरियो में पॉसिबल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा टाइप का बिल है, दैट इज मनी बिल, ठीक है। आर्टिकल 110 के अंदर इसके प्रोविजंस हैं। और हमने डिस्कस किया स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी दैट डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। और ये स्पीकर कब एंडोर्स करता है किसी बिल को, टाइटल देता है मनी बिल का, जब वो राज्यसभा को ट्रांसमिट होता है या फिर प्रेसिडेंट को ट्रांसमिट होता है फॉर हिज असेंट, उसी टाइम पे करता है। उससे पहले ही डज नॉट हैव टू, क्योंकि वो लोकसभा में तो डजंट मैटर कि वो मनी बिल है नहीं है, ठीक है। और मनी बिल हमेशा गवर्नमेंट बिल होगा, क्योंकि मनी के रिलेटेड, रेवेन्यू के रिलेटेड, जो टैक्स के रिलेटेड जो मैटर्स हैं, दे आर ऑलवेज अंडर द पर्व्यू ऑफ गवर्नमेंट। जॉइंट सिटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पीकर फाइनल अथॉरिटी है इसके रिगार्डिंग, बिल के रिगार्डिंग। और ये यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को भी कोई स्कोप नहीं है, वेदर स्पीकर्स डिसीजन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मनी बिल कब होगा? when it contains tax related matters, यानी कि टैक्स इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, अबॉलिश करना, ठीक है। रेगुलेट्स बोरोइंग पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड प्रोविजंस हैं। और कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर है, जो मैंने बताया कि विच इज नॉन वोटेबल, उसके रिलेटेड कुछ इश्यूज। सो ये सब आता है मनी बिल के अंडर। अब क्या नहीं आता? फाइन्स या पेनल्टीज, फीस किसी तरह की कुछ अप्लाई हो रही है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, टैक्सेस टू लोकल बॉडीज, ठीक है। तो लोकल लेवल पे टैक्सेस दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर मनी बिल। और प्रोसीजर क्या है इसका? सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। हमने पहली बात की, नो जॉइंट सिटिंग। राज्यसभा की इससे के रिलेटेड बड़ी लिमिटेड पावर्स हैं, बड़ी रेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं। दे कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस विद इन 40 days,
और उसके बाद भी देयर इज नो सर्टेनिटी, अगर वो नहीं किया 14 डेज में, देन द बिल विल ऑटोमेटिकली पास। ठीक है, और प्रेसिडेंट कैन इधर विदहोल्ड हिज असेंट और गिव हिज असेंट, वीटो पावर नहीं है प्रेसिडेंट के पास। ओके, so next is finance bills. Now money bill is also a type of finance bills because ultimately finance related to fiscal, related to fiscal matters, budget के matters हैं जहाँ पे taxes भी एक part है। तो ये कह सकते हैं कि all money bills are finance bills, but vice versa is not true, यानी कि all finance bills are not money bills। ये important चीज है, ये they can ask you a question like this। और फाइनेंस बिल भी दो तरह के, फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2 आर्टिकल 117 के अंदर ये आ रहे हैं। और फाइनेंस बिल 1 जो है दैट इंक्लूड्स मनी बिल प्लस अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। ठीक है, ठीक है। सो अब इसमें अलग क्या है मनी बिल से, इसको भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए और लोकसभा में ही ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। बाकी जो प्रोसीजर है दैट इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी बिल और जॉइंट सेशन इज पॉसिबल, ये चीज याद रखिएगा। और फाइनेंस बिल 2 that is related to expenditure from consolidated fund of India except matters that are mentioned in money bill, that is article 110. Okay, procedure just like ordinary bill, joint sitting is possible. Only special feature so that I would like to really stress upon is that money bill के केस में president की recommendation is required to introduce the bill, ठीक है। बट यहाँ पे president की recommendation is needed while at the stage of consideration of the bill। हमने 3 stages डिस्कस की बिल की रीडिंग की। पहली सेकंड रीडिंग में जो बिल है पहले जनरल डिस्कशन में जाता है, देन कमिटीज के पास जाता है, देन देयर इज कंसिडरेशन स्टेज। फाइनेंस बिल 2 के केस में प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज रीडेड इन केस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द बिल। आई फील दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फंसाना हो तो यहाँ पे क्वेश्चन पड़ सकता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट बिल्स। और एक और पॉइंट जो है कि ऑर्डिनरी बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में all the provisions are same with respect to all 3 bills except for this particular thing that legislative council जो है वो बिल को रिटर्न करे अगर, ठीक है, then legislative assembly can override the council by passing the bill second time। ठीक है, यानी कि सेकंड टाइम अगर legislative assembly ने बिल पास कर दिया तो they'll override the council, but it is not true otherwise, यानी कि legislative council legislative assembly को override नहीं कर सकता। okay, so this was about bills। let's move on to budget। so budget अब हम सब ने पढ़ा ही हुआ, इसके बारे में सुना भी है क्या होता है। बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन इन आर्टिकल 112। ठीक है, द टर्म बजट इज नॉट मेंशन बट इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि पूरे साल का जो स्टेट का यूनियन गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है दैट इज द यूनियन बजट। ठीक है, 2017 तक रेलवे और जनरल बजट अलग अलग थे बट इसको 2017 में मर्ज किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं कि ये जो है ये प्रेसिडेंट लीड डाउन करता है बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है, और नो डिमांड फ्रॉम फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अलग अलग मिनिस्ट्रीज को जो ग्रांट्स होती हैं दे कैन नॉट बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। नो मनी फ्रॉम consolidated fund can be taken out except under appropriation by law, यानी कि consolidated fund से पैसा निकालने के लिए you need a law। ठीक है, you need a law passed so that you can appropriate the money out of consolidated bill। money bill president की recommendation के through ही introduce होता है। no tax except authority of law, ये important चीज है कि there cannot be no taxation without authority of law। illegal taxation नहीं हो सकती। Parliament can reduce or abolish a tax but can't increase it, ये भी important है। okay, so these are important provisions। अब जो हमने देखा कि चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर, मैंने आपको पहले बताया कि चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर वो होता है जो नॉन वोटेबल होता है, जो पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। और ये किसके लिए होता है? फॉर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, chairman of vice president, president, deputy speaker, all these posts, CAG, Supreme Court judge, to ensure their independence that parliament cannot control them। okay, budget के stages होते हैं पास करने के। ठीक है, so let's go through these stages। first is presentation of budget। budget जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट होता है and it is put in the house by finance minister
पिछले कुछ सालों से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और उसके बाद एक बजट स्पीच होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। इस मोमेंट पे कोई वोटिंग नहीं होती है, ओके। और बजट पे सिर्फ लोकसभा वोट करता है, राज्यसभा ओनली डिस्कसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर पूरे 4-5 लाइनों में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है। और देन देयर इज जनरल डिस्कशन। कुछ दिन के बाद प्रेजेंट करने के बाद हर एक मेंबर को बजट मिल जाएगा, दे विल गो थ्रू इट। दोनों हाउसेस में देयर इज जनरल डिस्कशन और ये वोट होता है लोकसभा में इसके बाद में, ठीक है। और इसके 3-4 दिन बाद जो 24 डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं, दे गो थ्रू बजट। वो डिटेल डिस्कस करती हैं, स्क्रूटनाइज करती हैं कि जो उनकी डिमांड्स थी वो मिली नहीं मिली, बजट सफिशिएंट है या नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। एंड मीनवाइल देयर इज आल्सो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। हर एक मिनिस्ट्री के अलग अलग डिमांड फॉर ग्रांट्स है। फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्ट्री की अलग ग्रांट्स की डिमांड होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की अलग डिमांड होगी। दे आर वोटेड अपॉन सिर्फ लोकसभा में, अगेन ओनली ऑन वोटेबल पार्ट। कुछ पार्ट्स होंगे जो वोटेबल नहीं होंगे, चार्ज अपॉन टाइप कुछ प्रोविजंस होंगे और डिटेल डिस्कशंस होती हैं। इसके अंदर 3-4 मोशंस आते हैं, ठीक है, विच आर पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन, टोकन कट मोशन। कट मोशन का जो सिग्निफिकेंस है दैट इज टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। दे गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द बजट वेरी केयरफुली और वहां पे कट मोशंस आते हैं। सपोज अगर पॉलिसी दे डोंट लाइक, दे कैन पुट इन फॉर पॉलिसी कट मोशन, जहां पे सिर्फ 1 रुपए का डिमांड करती है कि 1 रुपए का रिडक्शन हो, जो अपने आप में किसका कोई मतलब नहीं है, बट इट वुड मीन कि हम जो पॉलिसी है उससे खुश नहीं है, ठीक है। सिंबॉलिक एक मोशन होगा। और अगर सपोज दे डोंट लाइक कि किसी एक डिमांड ग्रांट जो है वो काफी ज्यादा मांगी गई है, दे कैन आस्क कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से ग्रांट कम कर दी जाए, ठीक है। टोकन कट मोशन यानी कि बहुत एक स्पेसिफिक ग्रीवांस है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग वो डिस्कशन चाहते हैं या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। दे वुड से कि हमारा जो अमाउंट है दैट वी रिड्यूस बाय ₹100। अगेन टोकन कट यानी कि टोकन आप दे रहे हैं, दैट इज टू शो दैट यू हैव इशू विद द ग्रांट। सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्कशन होती है और प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है दैट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीओएम इज आल्सो अपहेल्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। मैंने बताया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी नहीं आप विड्रॉ कर सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज अप्रोप्रिएशन बाय लॉ, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल जब एक्ट बनता है, यू कैन लॉफुली विड्रॉ मनी फ्रॉम पार्लियामेंट। अब ये जो प्रोसेस है दिट टेक्स टाइम। कुछ महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं बजट को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करके अप्रोप्रिएशन बिल पास करने के लिए। तब तक यू कैन नॉट से कि पैसा नहीं है तो काम रोक दिया जाए। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अनदर प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। अगर वोट ऑन अकाउंट पास हो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 2 to 3 months। इट इज जनरली 1/6 ऑफ द बजट, क्योंकि 2 महीने के लिए हो रहा है तो दैट इज 1/6 ऑफ द टोटल टाइम, ठीक है। फाइनली इसके बाद में देयर इज फाइनेंस बिल जो 75 दिन के अंदर बनता और पास होता है। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशंस ऑफ मनी बिल। और फाइनेंस बिल जो है इट लीगलाइजेस द इनकम साइड ऑफ द बजट एंड फाइनली द बजट इज कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बजट। नाउ फंड्स, कुछ 2-3 फंड्स हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। पहले एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। जैसा मैंने बताया दिस इज द मेन सॉर्ट ऑफ अकाउंट। जैसे कि इंडिविजुअल के एक मेन अकाउंट होता है जहाँ पे पैसे आते हैं और जाते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों साइड के, उसी तरह ये मेन अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑल रिसीप्ट्स आर क्रेडिटेड, ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड फ्रॉम दिस अकाउंट। आर्टिकल 266 के अंदर ये आता है। और पार्लियामेंट्री लॉ चाहिए टू अप्रोप्रिएट मनी, हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। सेकंड इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो फिर से आर्टिकल 266 के अंदर कवर्ड है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसके अलावा जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ रहा है, निकल रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड, जुडिशियल डिपॉजिट्स, रेमिटेंसेस, ओके। और दिस रिक्वायर्स एग्जीक्यूटिव अप्रूवल। एंड थर्ड इज कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिंजेंसी का मतलब ही होता है इमरजेंसी, ठीक है, समथिंग दैट यू नॉट प्लान फॉर। सो आर्टिकल 267 के पास में होता है और ये द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट होता है। एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड टू
meet unforeseen expenditure. For example, there is a disaster, you need 1,000 crore rupees. Most probably that would come from contingency fund of India. ठीक है? So this was about budgeting and funds. The last topic is parliamentary privileges. Now, same privileges जो हैं, they are applicable to state legislature also. And privileges होती हैं special rights, immunities and exceptions that are made for the members of parliament or MLAs. ठीक है? और इसका पर्पस क्या है? इन पे undue influence ना हो, their freedom is, their independence is ensured. ठीक है? और सोर्स क्या है प्रिविलेजेस का, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 105 यहाँ पे प्रोविजन है. देन लॉज ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. ओके, सो ये चीज यहाँ पे याद करने वाली है, बार बार रिवाइज कीजिए. और प्रिविलेजेस दो तरह की हैं. एक कलेक्टिव प्रिविलेजेस यानी कि ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस एमपीज जो सभी हैं, they get these privileges. And second is individual privileges. Collective privileges का मतलब है, for example, it has right to publish its reports, debates and proceedings. और उसके साथ साथ it has right to prohibit publishing of these reports by certain individuals also, अगर उनको लग रहा है कि वो पार्लियामेंट की वर्किंग में डिस्ट्रप्शन होगा उससे. अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स बनाना. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, अगर कोई मेंबर या मिनिस्टर या एमपी अपनी जो प्रिविलेजेस है उनको ब्रीच करता है, उस केस में they have power to take action. Courts are prohibited to inquire into its proceeding, again to ensure independence. Individual privileges कौन सी हैं? Protection from arrest, freedom of speech in parliament, protection from arrest 40 days before and after the sitting. ठीक है? So these are individual and collective privileges. अब breach of privileges हमने पहले डिस्कस किया. कोई मिनिस्टर या फिर एमएलए या एमपी अपनी जो privileges है उसको अनड्यू यूज करता है, देन इट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. फॉर एग्जांपल, एक मिनिस्टर जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करता है. ठीक है? और दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. सो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस सिमिलर टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो हमने पहले डिस्कस किया. इट मींस कोई भी ऐसा एक्शन, पब्लिकेशन, स्पीच जो पार्लियामेंट की इमेज को डेंट करे और उसकी अथॉरिटी को लोअर करे, वो दैट वुड बी कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. ठीक है? और ये दोनों काफी रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में. सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पार्लियामेंट. एंड एक दो टॉपिक्स आई नो जो हैं कंपैरिजन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा, ये टॉपिक्स आई वुड अर्ज कि आप खुद पढ़िए, क्योंकि थ्रू आवर लेक्चर्स हमने ये डिस्कस किया है कि कहाँ पे राज्यसभा के पास पावर्स है या फिर ज्यादा है या बराबर है. अब नेक्स्ट टॉपिक आने वाला जो है उसमें फेडरलिज्म भी है. So federalism we will be discussing where Rajya Sabha has more power as compared to Lok Sabha. ठीक है? And there are a few questions in the previous year's questions from this section जो हम discuss करेंगे आने वाले lectures में. And we have a Telegram channel as well now, जहाँ पे हम अपना जितना भी material है, जितने भी ये slides हैं, question bank है, we'll be putting it up there. And with that in mind, kindly like, share and subscribe. And do comment about your queries and give us feedback about. Thank you.